चलिए तो बात करते हैं आज सम्राट अशोक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल गुड इवनिंग भारती, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो हेडिंग लिखेंगे सम्राट अशोक और इनका समय था 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। तो इन पर अब बात करते हैं। इनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनके पिता का नाम, पिता कौन थे तो बिंदुसार इनके पिता थे, बिंदुसार। और माता का नाम आप लोगों ने पढ़ा था, माता धर्मा, माता का नाम था धर्मा या इनको सुभद्रांगी कहते हैं, सुभद्रांगी। रियल नाम उनका सुभद्रांगी था लेकिन बिंदुसार उनको धर्मा कहा करते थे। और इसके अलावा इनके गुरु की अगर बात करें तो गुरु अशोक के भी गुरु चाणक्य इनके गुरु रहे, चाणक्य को ही अपना गुरु माना इन्होंने, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखो इनकी पत्नी का एक नाम आता है, पत्नी अशोक की जो पत्नी थी उसका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी या कौरुकी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ये इनकी पत्नी का नाम था। और अशोक के अगर पुत्रों की बात करें तो पुत्रों के कई सारे इसके नाम आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और अशोक के जो भाई हैं, भाई एक तो सुसीम था, सुसीम, और एक शामक था, शामक, और एक ध्रुपद, ध्रुपद। ये इसके भाइयों की हमने बात की थी, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। तो इनको आप सौतेले भाई थे ये। और इसके अतिरिक्त इनका एक जो सगा भाई था, ये सौतेले भाई थे, और इनका जो सगा भाई था तो उसका नाम था तिस्य, ठीक है। इनका एक और भाई था, उसका नाम था तिस्य। तिस्य इनका ये धर्म का ही पुत्र था, अशोक से छोटा इनका एक भाई था। तो ये तो इनके जो सगे संबंधी थे उनकी बात होगी। इनके पुत्र पुत्री की अगर बात करें, इसमें एक कुणाल का नाम आता है, अशोक के पुत्र एक कुणाल था, कुणाल। इसके अलावा महेंद्र का नाम सबने सुना होगा, महेंद्र संघमित्रा। एक तीवर था, एक जालोक था, जालोक, ठीक है। कुणाल हो गया, महेंद्र हो गया, तीवर हो गया, जालोक हो गया। एक संप्रति था, एक पुत्र संप्रति भी था। तो इनके पुत्रों के 5 पुत्रों का वर्णन मिलता है संप्रति, ठीक है। जबकि पुत्री की अगर बात करें, पुत्री ये महेंद्र और संघमित्रा का सबने नाम सुना होगा। ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था, संघमित्रा। और एक और पुत्री का नाम मिलता है जिसका नाम था चारुमती, एक और पुत्री थी चारुमती, दूसरी पुत्री थी चारुमती। संघमित्रा और चारुमती ये इनकी पुत्रियों के नाम है, ठीक है। चलिए तो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल श्रीलंका इन दोनों को भेजा गया था। चलिए तो अब यहां से हम आगे बात करते हैं। इतने पॉइंट आप अशोक के बारे में लिख लें। और इनका एक पुत्र बृहदत्त, बृहदत्त एक और पुत्र का नाम आता है बृहदत्त। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, ये भी इंपॉर्टेंट नाम होता है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इनके पुत्रों के बारे में। कुणाल तो अंधा था और महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। और इसके अलावा जो संप्रति था ये जैन धर्म का अनुयायी था, संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। और जालोक की बात करेंगे तो एक कश्मीर का शासक था। और बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। तो इन पर हम आगे बात करते चलेंगे। पहले हम अशोक के बारे में आगे की कुछ चीजें और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलिंग के युद्ध की। तो हेडिंग लिखेंगे कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध देखो 269 में अशोक शासक बना और 8 साल के बाद 261 ईस्वी पूर्व, शासक बनने के 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व, ब्रैकेट में लिख लेना, शासक बनने के 8 वर्ष बाद, शासक बनने के 8 वर्ष बाद ये कलिंग का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में लाखों की संख्या में स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए थे। और इस युद्ध से अशोक का मन द्रवित हो चुका था और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग की अगर बात करें, कलिंग उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में स्थित है। कलिंग वर्तमान
वर्तमान उड़ीसा में था, उड़ीसा में था, जिसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली। ये पूछा जाता है। कलिंग की राजधानी का नाम इंपॉर्टेंट है, तोसली इसकी राजधानी थी। और किस राजा के साथ ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध, कलिंग का शासक कौन था उस समय पर? कलिंग का शासक नंदराज था, नंदराज। कलिंग का शासक था नंदराज, और इसके साथ ये युद्ध हुआ था जिसको कलिंग का युद्ध कहते हैं, अशोक और नंदराज के बीच हुआ था। और इसके अलावा अब यहां पर देखो, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब ये तो युद्ध रहा, तो बौद्ध इस कलिंग के युद्ध में हुई भीषण कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म इसके बाद अशोक ने अपना लिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी? अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रांथ से। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी अशोक को? बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। तो इस चीज को याद रखना कि अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली, तो निग्रांथ से मिली थी। और उपगुप्त, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त ने दी थी। अब इसको देख लेना अच्छे से, आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं इधर पर लिख देता हूं। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? ये तो प्रेरणा मिली। और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में बेसिक जानकारी थी। अशोक का जो समय है 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व का है। जन्म अशोक का 304 ईस्वी पूर्व। और गुरु चाणक्य, पत्नी का नाम कारुआकी, पिता बिंदुसार, माता धर्मा या सुभद्रांगी, और भाई सुसीम, श्यामक और द्रुपद। और अशोक के ये सौतेले भाई थे, लेकिन सगा भाई अशोक का तिष्य था। इसके अलावा अशोक के पुत्र का नाम कुणाल, महेंद्र, तीवर, जालोक, संप्रति और एक बृहदत्त का भी नाम मिलता है। पुत्री संघमित्रा और चारुमती, ये अशोक की पुत्रियां थी। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व शासक बनने के 8 वर्ष बाद हुआ था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा में था, जिसकी राजधानी तोसली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली थी। कलिंग का शासक कौन था? नंदराज के साथ ये युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली? तो अपने भतीजे निग्रांथ से मिली थी। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए इतनी चीजें तो होगी जो हमने यहां पर समझी। अब यहां से हम आगे की बात करते हैं, और आप लोग इसके बाद लिखेंगे कि अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। तो शिलालेखों के, अशोक के जो शिलालेख हैं उन पर हम बात करते हैं। अशोक के जो विभिन्न अभिलेख हैं उन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। चलिए इतना आप लोग लिखे और यहां से हम आगे बात करते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए।
ठीक है, जल्दी से सभी लोग इसे कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें अशोक के बारे में समझते हैं और इसके शिलालेखों की भी हम बात करते हैं। एक दो पॉइंट मैं यहां पर बताऊं आपको, इन पर भी थोड़ा सा फोकस करना। एक तो अशोक का नाम, अशोक का जो वैसे नाम था देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। अशोक का नाम क्या था? तो देवनाम प्रिय उसे कहा गया है और प्रियदर्शी, इन नामों से अशोक को जाना जाता है। लेकिन कुछ शिलालेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि अशोक का नाम अशोक कहां पर मिलता है, और अन्य सभी जगह उसको देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग सभी अच्छे से समझ लेना। चलिए तो अगली बात करते हैं कि अशोक का जो नाम था, अशोक का नाम देवनाम प्रिय, अशोक का नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी था। ठीक है, दूसरी बात, अशोक का नाम अशोक 4 शिलालेखों में मिलता है, 4 शिलालेखों में मिलता है। अब ये 4 शिलालेख कौन से हैं, इन पर आप लोग फोकस करेंगे। MGNU, मजनू करके याद रखना। एक है मास्की, एक है गुर्जरा, एक है नेत्तूर और एक है उदयगोलम। इन 4 शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अशोक का नाम अशोक कहां पर मिलता है? तो ये 4 शिलालेख है, मजनू करके याद रखेंगे, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। रेखा गुड इवनिंग। चलिए अब इसको आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। तो हेडिंग लिख के अगला पॉइंट लिखेंगे, अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया था। अशोक ने सर्वप्रथम, सबसे पहले, प्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया, शिलालेखों का प्रचलन किया था। तो भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। और ये किससे प्रेरित होकर के किया था? जो हकमनी वंश के डेरियस फर्स्ट, ये पहला आक्रमणकारी था, भारत में आक्रमण करने वाला, से प्रेरित होकर किया था। तो अशोक किससे प्रेरित था? तो हकमनी वंश के शासक डेरियस फर्स्ट से प्रेरित था। ठीक है, चलिए अब अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया था। तो इतनी चीजें क्लियर होगी होंगी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी था। अशोक का नाम अशोक 4 शिलालेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। और अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया, जो हकमनी वंश के शासक डेरियस फर्स्ट से प्रभावित होकर के किया था। ठीक है, चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। इसमें देखो, अशोक ने जो भारत में अशोक के शिलालेख हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है,
इसके अलावा एक ग्रीक या तुर्की में कह सकते हो, तुर्की में भी अशोक के शिलालेख मिलते हैं। सबसे पहले भारत की बात करें, भारत में अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में। और अफगानिस्तान में जाते हैं तो वहां पर अरामायक लिपि में मिलते हैं। और तुर्की की बात करें तो तुर्की को ग्रीक भी कहा जाता है, तो यहां पर ग्रीक लिपि में मिलते हैं। ग्रीक लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो इन चीजों को याद रखेंगे। अशोक के जो शिलालेख हैं, भारत में ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि और तुर्की में ग्रीक लिपि में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल। बीना बिष्ट जी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से लिखिए इनको और ये चीजें जल्दी से क्लियर करते रहो। और अशोक के जो अभिलेख हैं उन सबको हम इसके बाद समझते हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अशोक का नाम देवनामप्री या प्रियदर्शी था, लेकिन अशोक का नाम अशोक 4 शिलालेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, MGNU। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया, जो हकमनी वंश के डेरियस फर्स्ट से प्रेरित होकर के किया था। अशोक के जो शिलालेख है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की में मिलते हैं। भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि और तुर्की में ग्रीक लिपि में मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना सबने लिख लिया होगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो सब लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की और इनको समझते हैं। अब इसके बाद देखिए, आगे हम जो बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, तो सबसे पहले लिखना अशोक के शिलालेखों की खोज। अशोक के शिलालेखों की खोज, एक तो ये पॉइंट आता है। दूसरा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके शिलालेखों की खोज 1750 में टी पैंथेलर ने की थी। 1750 में टी पैंथेलर ने की। जबकि इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो अशोक के शिलालेखों को 1837 में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, तो 1750 में टी पैंथेलर ने। और सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और अशोक के शिलालेखों का लेखक कौन था, अशोक के शिलालेखों का लेखक चापड़ था। शिलालेखों का लेखक कौन था, तो चापड़ इसका लेखक था। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें हमारी क्लियर होगी। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है शिलालेख, एक होते हैं अशोक के शिलालेख
दूसरे होते हैं स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और तीसरे होते हैं गुफा लेख। ये 3 तरीके के लेख थे। इसमें जो शिलालेख थे, कुछ बृहद शिलालेख थे, बृहद, और कुछ थे लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी कुछ बृहद स्तंभ लेख थे, बृहद, और कुछ थे लघु स्तंभ लेख। तो इन पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे के सारे पढ़ने तो पॉसिबल नहीं होते, लेकिन जो मुख्य हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, मुख्य मुख्य जो अशोक के अभिलेख हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। नहीं, 1750 और 1837 होगा। जब खोज 1750 में हुई तो फिर 1835 नहीं हो सकता ना। पढ़ने वाला जब खोज ही खोज की बात कर रहे हो या आप पढ़ने की बात कर रहे हो? खोज जब 1750 में हुई तो फिर पढ़ा उसके बाद ही गया होगा, इसीलिए जो है पढ़ने वाला जो है 1837 है ये। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो ये डेटा ठीक है ये, और किसी बुक में और चेक कर लेना एक बार। ठीक, चलिए, तो अब इसके अशोक के जो शिलालेख हैं इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अशोक के दीर्घ शिलालेखों की हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अशोक के दीर्घ शिलालेख, इन पर हम चर्चा करते हैं। इतना लिखिए सभी लोग, इस स्ट्रक्चर को बनाओ, और इसमें जो मुख्य मुख्य शिलालेख हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अशोक के जो मुख्य शिलालेख हैं, पहला बृहद शिलालेख में पहला, 5वां और 13वां, इन पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। बृहद शिलालेख पहला, 5वां और 13वां, ये इन तीनों की हम यहां पर बात करते हैं। पहले शिलालेख में जो पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। 5वें में धर्म महात्म्यों की नियुक्ति की बात की गई है, नियुक्ति। और 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पूछा जाता है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 13वें शिलालेख में, बृहद जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के किस बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और जो 14वां शिलालेख है, इसमें धार्मिक जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा। तो ये 14 इसके बृहद शिलालेख थे, जिनमें से जो मुख्य मुख्य हैं उन पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है 14वें शिलालेख में। पहले में पशु बलि की निंदा, उसके बाद 5वें में धर्म महात्म्यों की नियुक्ति, 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन, और 14वें में धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो यह है अशोक के बृहद शिलालेख। अब दूसरे अशोक के लघु शिलालेख आते हैं, जिनमें से जो मुख्य हैं उनको मैं बता रहा हूं, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ना। जो मैंने अभी आपको बताए थे MGNU लघु शिलालेख में, आप मुख्य रूप से इनको याद कर लो। MGNU, एक है मास्की, एक है गुर्जरा, एक है नेतूर, और एक है उदयगोलम। उदयगोलम, इनमें अशोक का नाम, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, का नाम अशोक मिलता है, अशोक मिलता है। अन्य जो भी है उन सब में कहीं देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक के नाम मिलते हैं।
अन्य सभी में अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक का नाम अशोक इन 4 जो लघु शिलालेख हैं इनमें मिलता है। उसके बाद आते हैं अशोक के स्तंभ लेख, और अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक दीर्घ स्तंभ लेख है और एक लघु स्तंभ लेख। दीर्घ या बृहद कहते हैं, दीर्घ या बृहद। जो बृहद स्तंभ लेख है इसमें सबसे पहले है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और इस स्तंभ लेख की अगर बात करें, ये पहले मेरठ में था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ठीक है, यह मेरठ था और इसे फिरोज तुगलक जो है दिल्ली ला करके उसने स्थापित किया था। इसके आगे आप चाहो तो लिख लेना, यह पहले मेरठ था और फिरोज तुगलक इसे दिल्ली लाया था। दूसरा दिल्ली टोपरा, दूसरा जो स्तंभ लेख है उसे कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा ये पहले हरियाणा के टोपरा में था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ला करके स्थापित किया था। ठीक है, तो 2 हो गए। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। तो तीसरा जो स्तंभ लेख है ये प्रयाग स्तंभ लेख है, और ये प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी था और जहांगीर इसे इलाहाबाद लाया था। तो ये कौशाम्बी था जिसे जहांगीर प्रयाग लाया था। तो इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ये है बृहद शिलालेख जो मुख्य हैं, उन पर हमने यहां पर बात की। तो इनके नामों को आप लोग लिख लें। और इसके बाद अगला आता है लघु, अशोक के लघु स्तंभ लेख। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी। नंबर 1 है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, और इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं। रानी का स्तंभ लेख कहते हैं। और इसमें अशोक की पत्नी का नाम कौरुकी और पुत्र का नाम तीवर मिलता है। इसमें अशोक की पत्नी का नाम कौरुकी और पुत्र का नाम तीवर मिलता है। इसलिए इस कौशाम्बी स्तंभ लेख को, जो लघु स्तंभ लेख है, इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख कहते हैं। तो जो ये कौशाम्बी स्तंभ लेख है इसे रानी का स्तंभ लेख कहते हैं। और एक रुम्मिनदेही है। चलिए, तो यहां तक की चीजें सबने क्लियर कर ली होंगी। अशोक के जो शिलालेख हैं, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुफा लेख। अशोक के शिलालेख 2 तरीके के हैं, एक बृहद और एक लघु। जो बृहद शिलालेख है इसमें पहला, 5वां, 13वां और 14वां बताया। पहले बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 5वें में धर्म महात्म्यों की नियुक्ति की बात की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और 14वें में अशोक ने धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है लोगों को, मतलब धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा इसमें मिलती है। लघु शिलालेख जो मुख्य थे वो लिख दिए मैंने, MGNU मजनू, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय गोलम। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद हमारे स्तंभ लेख में 2 तरीके के मैंने बताए, एक दीर्घ स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। इसमें एक है दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में था और दिल्ली में इसे फिरोज शाह तुगलक लाया था। दूसरा दिल्ली टोपरा, ये हरियाणा के टोपरा में था और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। और तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, ये इसे कौशाम्बी भी कहते हैं इसे, जिसे जहांगीर प्रयाग लाया था। कौशाम्बी स्तंभ लेख है या प्रयाग स्तंभ लेख। इसे कौशाम्बी से इसे
जहांगीर इलाहाबाद लाया था। कौशाम्बी से, ऐसे लिख लेना, कौशाम्बी से जिसे जहांगीर प्रयागराज लाया था। ठीक है। उसके बाद लघु स्तंभ लेख में एक है कौशाम्बी स्तंभ लेख या फिर रानी का स्तंभ लेख कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी का नाम कौरुकी और पुत्र का नाम तीवर मिलता है। अब पत्नी का नाम दिया है इसलिए इसे रानी का स्तंभ लेख कहा गया है। उसके बाद अगला है रुम्मिनदेई, ये नेपाल में स्थित है और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो इसका नाम है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहां तक की चीजें सबने क्लियर कर ली होंगी और सबको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अशोक के गुहालेख। अशोक के गुहालेख की मैं ट्रिक बता रहा हूं। गुहालेख, इसकी ट्रिक है बराबर सोचो कवि के, बराबर सोचो कवि के, ये इसकी ट्रिक है। अशोक के जो गुहालेख है ये बराबर की पहाड़ियों में मिलते हैं और इसमें बराबर की पहाड़ियों में थे ये। नंबर पहली बात, ये गुहालेख बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में बनाए अशोक ने। अशोक के गुहालेख कहां स्थित है? तो बराबर की पहाड़ियों में। अब ये सोचो कवि के नंबर 1 है। अब इन चारों के नाम याद रखना। पहला है नंबर 1 सुदामा गुफा, पहली गुफा है सुदामा गुफा। दूसरा है चौपारा गुफा, चौपारा गुफा। तीसरा कवि के, कवि के कर्ज की गुफा कहते हैं, कर्ज की गुफा या कर्ज की गुफा। और चौथा जो है ये विश्व झोपड़ी है, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। ये 4 अशोक के गुफालेख है। सुदामा गुफा, चौपारा गुफा, कर्ज की गुफा और विश्व झोपड़ी। ये 4 के 4 बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो बिहार लिख लेना, बिहार में बराबर की पहाड़ियों में है सुदामा गुफा, चौपारा गुफा, कर्ज की गुफा और विश्व झोपड़ी। चलिए, तो ये हो गए अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, उनको मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होगी। जल्दी से इसको बना लीजिए सभी लोग, पूरे स्ट्रक्चर को, और इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से समझ लेना। अशोक के अभिलेखों को हमने 3 भागों में बांटा है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख 2 तरीके के हैं, एक बृहद और एक लघु। स्तंभलेख भी 2 तरीके के हैं, बृहद और लघु। और गुफालेख, ये 4 गुफालेख मिले हैं बराबर की पहाड़ियों में। बृहद शिलालेखों में पहला, 5वां, 13वां और 14वां देखा। पहले में पशु बलि की निंदा की है अशोक ने। दूसरे में धर्म महात्म्यों की नियुक्ति की बात की है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब यहां पर एक बात समझना, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। और एक और यहां पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी कहां पर मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। देखो, ये जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी, कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी कहां मिलती है? तो ये मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और यह अभिलेख किसका है? तो यह अभिलेख खारवेल का है, कलिंग नरेश खारवेल का। खारवेल कलिंग का शासक था, खारवेल का है।
तो इसका ये अभिलेख है, इसे कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी कहां पर मिलती है? तो इस हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। और वैसे अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो नोट करके इस पॉइंट को भी सभी लोग लिख लें। उसके बाद अशोक के लघु शिलालेखों की हमने बात की, इसमें से हमने 4 पढ़े हैं, MGNU, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी चीजें आप क्वेश्चन लगाना, मैं सारे के सारे नहीं लिखा रहा हूं। 150 अगर उनको लिखाने लग जाऊंगा तो फिर कुछ फायदा भी नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। ऐसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसमें से मुख्य मुख्य आपके सामने रख दे तो आपको याद भी हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाओ कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कलिंग का वॉर किसके साथ हुआ है? अभी लिखा रखा है मैंने, कलिंग का वॉर किसके साथ हुआ, देखो किसके साथ लिखा है। स्तंभलेख में एक बृहद स्तंभलेख और एक लघु स्तंभलेख। बृहद स्तंभलेख दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख और प्रयाग स्तंभलेख, ये 3 है। और लघु स्तंभलेख में कौशाम्बी या रानी का स्तंभलेख और दूसरा रुम्मिनदेई नेपाल में स्तंभलेख है। ठीक है, और गुफाएं आपने देख ली। बराबर सोचो कवि के, बराबर की पहाड़ियों में एक सुदामा गुफा, चौपारा गुफा, कर्ज की गुफा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो ये 4 गुफाएं हैं। बिल्कुल, तो नंदराज बिल्कुल सही है, वो नंदराज के साथ युद्ध हुआ था। कई जगह खारवेल कहते हैं, तो खारवेल तो बाद का शासक हुआ, उसके समय पर यह युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो यह है आपका अशोक के अभिलेखों से संबंधित स्ट्रक्चर। इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अशोक के समय प्रांतों की। लिख लिया क्या सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिखो, अशोक के समय प्रांत। अशोक के समय कितने प्रांत थे उसकी हम बात करते हैं। मगध राज्य में कितने प्रांत थे? जो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, और उसमें प्रांत कितने थे, उन प्रांतों की हम बात करते हैं। अब जो अशोक के समय पर प्रांत थे उनको हम समझते हैं एक एक करके और चीजों को क्लियर करते हैं। ये भारत में अशोक के समय पर जो प्रांत थे, एक तो ये उत्तरापथ का क्षेत्र था पूरा, इसे उत्तरापथ कहते थे, उत्तरापथ। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। यहां का जो क्षेत्र था यह दक्षिणापथ हो गया, दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। उसके अलावा जो तीसरा था ये वाला क्षेत्र कलिंग था। कलिंग की राजधानी आपको पता है कहां थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली, अभी लिखाया था मैंने कलिंग, और इसकी राजधानी थी तोसली। तीसरा प्रांत हो गया। चौथा जो प्रांत था ये था प्राची, प्राची, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्राची की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र। और एक प्रांत था अवंती। अवंती जो प्रांत था, अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। तो इस तरीके से अशोक के समय पर जो प्रांत थे उनकी संख्या थी 5। उत्तरापथ नंबर 1, नंबर 2 अवंती, नंबर 3 दक्षिणापथ, नंबर 4 कलिंग और नंबर 5 प्राची। तो ये 5 प्रांत थे अशोक के समय। तो इनकी राजधानी मैचिंग करने के लिए भी इसका क्वेश्चन बनता है।
तो ये था अशोक के बारे में, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, चलिए जल्दी लिखेंगे। और उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, कलिंग की तोसली और प्राची की पाटलिपुत्र, ये है राजधानियां। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट लिखेंगे कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और स्थापना कर दी थी शुंग वंश की। तो अब आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बाद एक दो लाइन छोड़ के, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी, शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, इधर पर एक चीज समझ लेना, अशोक के मैंने पुत्रों के आपको अभी नाम बताए थे, तो उस फॉर्मेट को थोड़ा सा आप लोग समझ लेना कि अशोक के पुत्र, इसमें देखिए अशोक के जो मैंने पुत्रों के नाम लिखाए थे, कुणाल की अगर बात करें, अशोक के पुत्र, ऐसे लिख लेना, अशोक के पुत्र। इसमें अशोक का एक पुत्र था कुणाल, मैंने अभी आपको बताया, और कुणाल क्या था, अंधा था, यह अंधा था। तो इस चीज को ध्यान रखना, अशोक का कौन सा पुत्र अंधा था पूछा जाता है, तो अशोक का जो पुत्र कुणाल था यह अंधा था, अंधा था। एक तो ये हो गया। और दूसरे पुत्र की अगर बात करें, उसके बाद महेंद्र की अगर बात करें, महेंद्र और संघमित्रा, सब लोग जानते हो, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने, संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरी की अगर बात करें, जालोक, अशोक का एक पुत्र था जालोक, यह कश्मीर का शासक था। अशोक का कौन सा पुत्र कश्मीर का शासक था, तो जालोक जो है कश्मीर का शासक था। ठीक है, इसके अलावा एक संप्रति था इसका पुत्र, संप्रति, और संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी। अशोक का कौन सा पुत्र जैन धर्म का अनुयायी था, तो यह संप्रति जो है जैन धर्म का अनुयायी था। और फिर हमने यहां पर बृहदत्त की बात की, तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक बना, मौर्य वंश का अंतिम शासक बना। तो इस तरीके से अशोक के जो ये पुत्र थे, इनके बारे में भी हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लें जल्दी से। कुणाल अंधा था, महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, जालोक कश्मीर का शासक था, संप्रति जैन धर्म का अनुयायी, और बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट। अब यहां से जो हम बात करेंगे वो हम बढ़ेंगे अब किसमें, मौर्य वंश के बाद अब आ जाएगा शुंग वंश। तो अगली हेडिंग आप लोग लिख लेंगे शुंग वंश। कल से हम जो बात करेंगे शुंग वंश की बात करेंगे, और मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन, इनको हम जल्दी से पढ़ेंगे। और फिर यूनानी, शक, कुषाण, इनके बारे में हम बातें करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।